स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2 फिज़िक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे जी हाँ LCR सर्किट। जी हाँ LCR सर्किट के बारे में जानेंगे, यानी कि RLC सर्किट, जिसमें तीनों इक्विपमेंट्स, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जैसे R रजिस्टर, L इंडक्टर, C कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जब सीरीज़ में लगे हों किसी भी ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के साथ, तो उस सर्किट को कहते हैं एलसीआर सर्किट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। ये हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे आपको कैपेसिटर मिलेगा तो साथ में रजिस्टर भी मिलेगा। तो हमें तीनों को स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे पहले फेजर डायग्राम ट्रीटमेंट दिया गया डायग्राम के थ्रू। तो हम ये पढ़ चुके हैं इंडिविजुअली कि अगर अकेली रेजिस्टेंस जोड़ दें, जैसे कल के लाइव इंटरेक्शन में पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस जोड़ दें, कल इंडक्टर जोड़ दें और कैपेसिटर जोड़ दें अकेला, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हम अकेला रेजिस्टेंस लेकर आते थे तो उसमें फेज़ एंगल, करंट और वोल्टेज में फेज़ एंगल कितना था, 0 था, इसलिए दोनों एक और डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बनाए गए हैं। इसमें देखिए इंडक्टर में क्या होता था, करंट पीछे रह जाता था, करंट लैग्स बाय 90 डिग्री फेज एंगल। देखो करंट पीछे बनाया और वोल्टेज ऊपर बनाई गई है। करंट को यहाँ पर इन्होंने बैलेंस रखा है सेंटर में। और अगले केस में देखें, जब कैपेसिटर जोड़ते थे अकेला सर्किट में, तो इन्होंने क्या रखा था, यहाँ पर कैपेसिटर को नीचे, वोल्टेज पीछे मतलब करंट जो है लीड कर लेता है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री। ये हमने तीनों पढ़ चुके हैं। तो अब हम तीनों का इफेक्ट जानेंगे, तीनों का इकट्ठा जो कम्बिनेशन करके कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम इन तीनों को जोड़ दें इकट्ठे। तो उसके लिए फेजर डायग्राम से उसको समझते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर कैपेसिटेंस लगा दी गई है, कैपेसिटेंस को वोल्टेज कैपेसिटेंस की दर्शाई गई है, यहाँ पर वोल्टेज दिखाई गई है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर वोल्टेज दिखाई गई है इंडक्टर की। देखिए आप, यहाँ पर C लिखा गया कैपेसिटेंस की वोल्टेज, इंडक्टर की वोल्टेज, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वोल्टेज को शो किया गया है। अब देखो डायग्राम्स के थ्रू देखें, अगर हम पहले कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस में वोल्टेज बिहाइंड थी करंट के, तो यहाँ पर अगर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है या करंट है, ये देखो करंट भी इधर ही होगा ना डायरेक्शन उसकी। करंट से वोल्टेज कितनी है, 90 डिग्री पीछे है, ठीक है, करंट लीड कर रहा है। अगले केस में अगर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री लीड कर रहा है इस वोल्टेज से, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही थे इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप फेजर डायग्राम समझ गए होंगे। चलिए जानते हैं, हमें पता है वोल्टेज इन रजिस्टर में V(R)=I0R होगी, ठीक है। वोल्टेज इन अक्रॉस कंडक्टर, इंडक्टर LVL, I0 करंट इंटू उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हमें कल पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL। ऐसे ही हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस में, जी हाँ कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होगी, I0 XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो हमने कल पढ़ रखा था, ठीक है। और फेज़ एंगल, अगर इसमें डिफरेंस है, अगर हम उस फेजर डायग्राम की बात करें, उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस दिखा रखा है। ऊपर VL है, इंडक्टर है, नीचे VC है, इसमें 180 का डिफरेंस है, तभी इसको VL-VC लिख रखा है, ठीक है। अब हम उस डायग्राम के थ्रू बात करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OB डैश, देखो लिखा हुआ ना, एज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द अल्टरिंग बाय 90 डिग्री, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OC। आपने देखा डायग्राम में OC के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखें, ये देखो OC के साथ ये रिप्रेजेंट किया गया कैपेसिटेंस की वोल्टेज को। अगर हम बात करें इन फिगर 14b.16, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OB डैश, द रिजल्टेंट ऑफ O एंड OB डैश, इट इज़ द डायगोनल OK। देखो इसका मतलब क्या है कि जब अब हम पूरे सीरीज़ की रेजिस्टेंस निकालनी है, पूरी सीरीज़ की इम्पीडेंस निकालनी है, तो हम उसके क्या करेंगे, वो हम O और K के साथ डिनोट करेंगे। और ये OK को हमने इसको, इस ट्रायंगल को लिया OAK, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो हमें पता है A और K की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम इस VL में से ये छोटा सा VC माइनस कर देंगे, तो ये VL माइनस VC यही दिखाया गया उधर, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी OAK, ठीक है। तो देखिए वही लिखा है। तो यहाँ पर उन्होंने हाइपोटेनियस के साथ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यहाँ पर, OK = O², हाइपोटेनियस इसके इक्वल होता है। तो E0, OK की वैल्यू पता है हमें, E0 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, E0 क्लियर है। तो E0 दैट इज़ VR, OA की वैल्यू VR, VL-VC का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व किया इसको, इसकी इंडक्टेंस के साथ वैल्यू पुट कर दी, इसकी रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास ये आई वैल्यू। और I0 को इधर डिवाइड कर दिया, तो इसको E0/I0 ये बन गई
एक तरह की रेजिस्टेंस, देखो ना ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। बट पूरे LCR सर्किट यानी RLC सर्किट जो भी LCR सर्किट है ये भी, तो इसको हम कहेंगे इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, लेकिन जेड से डिनोट होता है, इसकी वैल्यू होती है R²। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये तो था हमारा इम्पिडेंस निकालने का मेथड। ठीक है, अब फिगर से ये भी क्लियर होता है कि tan फाई, ये जो एंगल बन रहा है ना, हम देखेंगे फिगर में ये फाई बनेगा, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एंगल फाई बन रहा है, ये फाई एंगल दिखाएगा उसकी डायरेक्शन। तो क्या होगा, टेंजेंट AK अपॉन दिस OA, तो वही लिखा उन्होंने AK अपॉन दिस OA। तो OB, AK की वैल्यू OB की इक्वल है VL माइनस VC अपॉन VR। इसके हमने रिएक्टेंस के साथ पुट किया, करंट इंटू रेजिस्टेंस किया, करंट उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉल्व किया, tan फाई आ गया हमारे पास ये। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम तीनों रिजल्ट निकाल सकते हैं, तीनों केस बिल्कुल यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो अल्टरनेटिंग EMF की हम वैल्यू लिखेंगे तो sin ωt प्लस फाई की फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि जब XL इक्वल टू XC हो जाए इस tan फाई में, तो फाई 0 है, इसका मतलब ये नॉन इंडक्टिव है और इसमें सेम फेज़ है, AC सर्किट इज़ नॉन इंडक्टिव। अगर इसमें XL ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसमें कहेंगे हम द वोल्टेज लीड्स द करंट, इसमें वोल्टेज लीड कर रही है करंट में, तो ये इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट होगा। अगर XL की वैल्यू कम आएगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ये फाई की, तो हम कहेंगे कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। ये दो ट्रीटमेंट है, इसमें हमने ईजी वाला ट्रीटमेंट कर दिया जो कि फेजर डायग्राम थ्रू था, तो आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आगे हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल, वही ट्रायंगल जो भी मैंने बात कर रहा था, ये वाली फाई वाली। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या है, आपको VR इज इक्वल टू आई नोट आर पता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, इंडक्टिव वोल्टेज करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, वोल्टेज करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो तीनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे इसके थ्रू, तो इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। बस इसको तीनों को ऐसे इंट्रोड्यूस करना एक ट्रायंगल के थ्रू में, क्योंकि आपको पता है ये Z आ गया था, ये रेजिस्टेंस है, ये XL माइनस XC है, तो इसे कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है, अगर हमारे पास AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव हो दो, तो हमें पता है Z की वैल्यू R² प्लस XL² आएगी, क्योंकि XC तो खत्म हो जाएगा ना, कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो सिंपल ये आ जाएगा, कितना ईजी है। ठीक है, तो आपने इसको आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कल से हम हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं बस AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर रह गया, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका इसका टेस्ट लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चैप्टर हमारा यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।